5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं, उसका नाम पता एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम पता एगो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है। हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें वो माता पिता, तुम ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे, तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई रोजगार खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? भाई कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2500 रुपया महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2500 रुपया महीना दे देंगे। अगर 2500 रुपया आप यहाँ महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए 6 करोड़ महिला रहती है, अगर बच्चियों को हटा भी दे, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दे, तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2500 रुपया हर महिला को दोगे तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का उतना बजट ही नहीं है। तो हमने कल ही कहा है कि भाई चिदम्बरम जी आके, छोड़िए राहुल गांधी की तो कितनी समझ है, छोड़िए, चिदम्बरम जी एक बार पटना आ जाए और वो बिहार की जनता को एक्सप्लेन कर दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से। अगर चिदम्बरम जी सब इसको एक्सप्लेन कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये आरजेडी कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है। लेकिन चिदम्बरम जी आकर ये बता दे बिहार में कि कहां से 2500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा, और क्यों ये योजना कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पा रही है। ये चिदम्बरम आकर बता दे, बिहार की जनता मान लेगी। अरे भाई ये वोट लेने का निरा बेवकूफ बनाने का उपाय है, ना ये मिल सकता है ना इनको देना है। आप और हम मूर्ख बन के इसमें फंसेंगे और फिर कल रोएंगे कि हमको ठग लिया। आपके कई ऐसे कार्यकर्ता जो खुद को भावी उम्मीदवार कहते हैं, महीनों से वो क्षेत्र में काम करते थे और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी आपकी जी, ठीक है। उनका ये कहना है, उनका इल्जाम है आपके ऊपर कि आपकी नीति बदल गई। जो नीति आपकी पहली थी, स्वच्छ छवि, साफ सुथरी राजनीति, सही लोग, सच्ची बात, ये आपका आप इससे दिख गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कन्हैया कुमार का, कि कन्हैया कुमार जो एक दागी आदमी है, मनीष कश्यप, जो दागी आदमी है, उसको आपने पार्टी में लिया, और कन्हैया कुमार की भी बात मीडिया में चल रही है कि कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। तो कन्हैया कुमार भी दागी आदमी है। अच्छा चलिए, आप ही की बात से शुरू करते हैं। कम से कम आपने ये तो कहा कि पहले हमारा रास्ता ठीक था, इतना तो मान रहे हैं। जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए हैं। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि जनसुराज, साल भर पहले जितने लोग जनसुराज को पूर्णिया में जानते थे या जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं या उससे कम लोग जुड़े हैं? आप बता दीजिए मेरे भाई। जनसुराज होता ये है
क्या आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे आप, बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए, अब दूसरा कोई ना बैठे इसमें, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप और हम बस में बैठ के कहते हैं भाई कितना आदमी बैठा होगा, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं कि अब कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठे। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं वो आ गए जनसुराज में, वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन ना हो, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा दावेदार ना आए। ये तो भाई संभव नहीं है। जिस दिन अब आ रहे मनीष कश्यप पे, आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट हैं, तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती है हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता है। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जनसुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो इसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, उससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, उसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का जो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भगीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है, लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती है नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जनसुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं है, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं, ये हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए, उसको छोड़ न दिया जाए। ये वॉशिंग मशीन नहीं है, आप बात नहीं समझे। अगर आप गांधी को जानते पढ़े लिखे हैं, गांधी को आपने पढ़ा है, तो ये गांधीवाद है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता रियलाइज करे कि मेरे से गलती हो गई, तो ये चाहे आप गांधी को मानते हैं तो भी ये गांधी का रास्ता है, अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए, अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहे। अब अगर वो जनसुराज में आने के बाद भी गलती करेगा और तब हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जरूर उंगली उठा सकते हैं। बेरोजगारी और पलायन की बात तो कभी करते हैं, भ्रष्ट लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे कहीं भी बात आता है, जिस बात को प्रशांत किशोर जी जिस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विचार के आधार पर किसी और विचार को वो फॉलो कर रहा हो और उसे रियलाइज हो जाए कि वो विचार ठीक नहीं था और वो जनसुराज में आकर जनसुराज के विचारों को वो आगे बढ़ाना चाहे, तो हमें स्वागत करना चाहिए। इससे बीजेपी की वॉशिंग मशीन से इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। वॉशिंग मशीन तो सर ठीक कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन इसलिए कि आप सरकार में हैं, उस पर सीबीआई का केस किए, अब फिर उसको लाकर और कह दिए कभी क्लीन चिट सीबीआई से दिलवा दिया। हम लोग के पास तो सरकार वाला डिटर्जेंट है नहीं, हम लोग तो सरकार में नहीं है, हम लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, और जो आदमी वो रास्ता पकड़ना चाहता है उसका स्वागत है। बेरोजगारी और पलायन की बात तो सभी कर रहे हैं। प्रिंसिपलों की जो नियुक्ति है डिग्री कॉलेजों में वो ड्रॉ के माध्यम से की जा रही है, गलत है।
गलत है, लेकिन इस पर गवर्नर साहब का बयान आया है, आपने सुना होगा। गवर्नर साहब ने प्रेस में कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है कि इससे बचने के लिए मैंने ड्रॉ वाला सिस्टम बनाया है। तो एक तरह से इस राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये स्वीकार कर रहा है कैमरे पर कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि कोई निर्णय लेना संभव ही नहीं है, लॉटरी के आधार पर इसलिए निर्णय लिया गया है। बिल्कुल गलत है। पटना साइंस कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में कोई होम साइंस पढ़ाने वाले टीचर या प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना देना, ये 150 साल में पहली बार हुआ है। ये बिहार की शिक्षा के लिए बहुत घातक है। जनसुराज इस बार व्यवस्था परिवर्तन का वाहक है और जनसुराज में इतने लोग हैं कि जीत कर अगर आने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोगों में ये भी क्षमता है कि जीत कर आने के बाद दल का नेता तय कर लिया जाएगा। और जब तय किया जाएगा तो आप जैसे पत्रकारों को हम लोग बुलाएंगे, उसकी घोषणा भी करेंगे और हाई टी पर आपसे चर्चा भी करेंगे। बेरोजगारी और पलायन पर जो है सारी पार्टियां कहती है कि हम बेरोजगारी और पलायन दूर करेंगे, आप भी कहते हैं आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो फिर आपका क्या प्लान है, कैसे दूर? आपका शुभ नाम सर क्या है? रवि नाम। बुरा नहीं मानिएगा, आपकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति आप लगते हैं। आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जनसुराज के आने से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल ने, किसी नेता ने कभी बिहार में किया। क्या बात करते हैं आप लोग। मैंने अभी आपके एक साथी मित्र को कहा कि जब आप आ रहे हैं पीसी में, तो जैसे बिहार की सब व्यवस्था को सुधारना है वैसे पत्रकारों को भी सुधारने की जरूरत है। आप आइए तो रिसर्च करके आइए, आपका जवाब तब देंगे जब आप बताइए कि भाजपा के, राजद के, जदयू के किस नेता ने किस समय कहा कि बिहार से पलायन रोकना चाहिए। अभी तक नेता यही कहते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो अभी तक यहाँ के नेता यही कहते रहे हैं कि अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर कूड़ा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 बरस पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कूड़ा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी कह के गाली देता तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर आप बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज ने ये बात कही है। जनसुराज ये भी बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। यहाँ पर बेवकूफ नेता ये अभी तक बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 23.25 लाख, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कैसे दे दोगे? अगर मान लो तेजस्वी यादव की बात मान लो, आपने 10 लाख नौकरी दे भी दिया तो भी 23 लाख से बढ़ के 33 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो जनसुराज ने उसका रास्ता बताया कि बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पलायन यहाँ सिर्फ मजदूरों का नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है, जो बैंकों के माध्यम से हर साल होता है। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बैंक यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। बिहार से हजारों बच्चे
कोटा में, आईआईटी में, बड़े कॉलेजेस में पढ़कर वहीं पर नौकरी रोजगार कर रहे हैं, वो बिहार वापस नहीं आ रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जिस दिन ये बैंकों से पैसा जाना रुक जाएगा, जिस दिन बिहार के पढ़े लिखे समझदार युवा बिहार में आकर नौकरी रोजगार करने लगेंगे, अपने आप सारा श्रम का पलायन रुक जाएगा। क्या रिजर्वेशन को पलायन का एक कारण मानते हैं? रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन से इससे क्या लेना देना है? ये रिजर्वेशन का भूत आप लोग ऐसा यहाँ समाज में बांटा है, भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक ही डेटा को बार बार। 23.25 लाख लोगों को नौकरी है, ये हुआ बिहार की आबादी का 1.97%। 2% से कम लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। रिजर्वेशन इसमें 20% हो, 40 हो, 60 हो, 100 हो, 23 लाख लोगों को ही तो असर पड़ेगा। लेकिन समाज को बांटने लड़ाने के लिए ये 23 लाख की बात न करके रिजर्वेशन का आप बता रहे हैं कि हम 60 कर देंगे, 80 कर देंगे। अरे भाई आप 100 कर दो, अगर आप 70% भी रिजर्वेशन कर दो तो भी 13 करोड़ लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। ये भ्रम में मत रहो भाई। आपकी सरकार आती है तो कितने दिनों में लगता है कि आपको पलायन रोक लीजिए? 1 साल के अंदर, कितने दिन नहीं, सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। इसके लिए मैंने ये भी बताया कि कैसे किया जाएगा। एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और जैसे रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान भारत के बंटवारे पर तो उनको जमीन, साधन, व्यवस्था दी गई थी, जैसे बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हुआ तो वेस्ट बंगाल में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट था, 1.25 करोड़ लोगों को बिहार में, बंगाल में लाकर सेटल करने के लिए। वैसे ही बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनते के साथ ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक फुल फ्लेजेड मंत्रालय विभाग होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि 50 लाख से ज्यादा लोग जो मजबूरी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। ये काम इस सरकार ने भी घोषणा की थी कोविड के दौरान, आपको याद होगा। 23.5 लाख लोग रजिस्टर भी किए थे, लेकिन सरकार उसके बाद सो गई। 23.5 लाख लोग वापस आए थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हमको अगर कुछ भी व्यवस्था मिल जाए, 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन हम बिहार में रहेंगे। सरकार ने उनको 1000 रुपया का कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी दिया था, सब्सिस्टेंस। लेकिन उसके बाद सरकार सो गई, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन हम लोग ने जो योजना बनाई है, पूरा फुल टाइम 24/7 पूरी व्यवस्था सबसे पहले ये लगेगी कि बिहार में पलायन को रोका जाए, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह सके, 2 रुपए कम कमाए, लेकिन उसको बॉम्बे दिल्ली में जाकर गाली न सुनना पड़े, लात जूता न खाना पड़े, कोई उसके साथ बदतमीजी न करे। बाहर लोग जाएंगे लेकिन लोग स्वेच्छा से जाएंगे, अपने मजबूरी में नहीं जाएंगे। वो व्यवस्था साल भर में यहाँ कायम कर दी जाएगी। सर, हमारा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर आपकी राय? भाषा विवाद का कोई मतलब नहीं है। भाषा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि वहां पर मुंबई में लोकल बॉडी का इलेक्शन है और राज ठाकरे जैसे लुम्पन एलिमेंट, इनको कोई वहां राजनीतिक जगह है नहीं, तो ये अपना जगह बनाने के लिए भाषा विवाद को बल दे रहे हैं। और इनके साथ उद्धव ठाकरे जो चुनाव हार गए हैं, वो दोनों एक साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि इनका राजनीतिक भूमि खिसक गया है। अब राजनीति में वापस जगह बनाने के लिए दोनों भाई मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग दोषी कम हैं, ज्यादा दोषी भाजपा और कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मित्र है, उनके गठबंधन के, तेजस्वी यादव के गठबंधन के हिस्सा है। आप बताइए, आप युवा हैं, मुंबई में किसी बिहार के साथी को, भाई को मारा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने उस पर कोई बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भाई उद्धव ठाकरे के लोग क्यों मार रहे हैं बिहारियों को, या क्यों गाली दे रहे हैं हिंदी भाषियों को, क्यों मार रहे हैं? बताइए, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये बात इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी आते हैं सीमांचल में, आप लोग जाते हैं कवर करने, एक जाकर वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना में,
वीडियो पर कहा उस आदमी ने कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है, ये लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो आदमी अभी मुख्यमंत्री है और उस दल के नेता राहुल गांधी आकर यहाँ वोट मांग रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है आप में से कि ये पूछे कि भाई अगर हम लोग का डीएनए सिर्फ मजदूरी करने का है तो सर आप बिहार में वोट मांगने क्यों आए हैं? आप तेलंगाना में ही राजनीति कर लीजिए, लेकिन आप तो सवाल पूछिएगा नहीं तो होगा कैसे? बिहार के लोगों के, अब ये अंतिम सवाल भैया, अपने तो पूरा दिन चलता है। बिहार के लोगों के मोबाइल पे फोन आ रहा है चीफ मिनिस्टर का 400 से 1100 रुपए मैंने वृद्धा पेंशन कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जन स्वराज का एक अभियान रहा है पिछले 3 साल में, इसकी भी जाकर आप रिसर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज ने ये आवाज उठाई कि इस महंगाई के जमाने में किसी को भी, चाहे वो दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्ध हो, 400 रुपया देना भीख से भी बदतर है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोगों ने ये भी कहा कि इसको कम से कम 2000 किया जाना चाहिए और यही लोकतंत्र की ताकत है। जन स्वराज का कोई आज एमएलए एमपी नहीं है, हम लोग विधानसभा में लोकसभा में नहीं हैं, लेकिन जनता का दबाव इतना है कि चुनाव से पहले 20 बरस, ध्यान दीजिए, 20 बरस जिस नीतीश कुमार और भाजपा ने 400 रुपया के पेंशन को 410 रुपया नहीं किया, वो एक ही बार इसको बढ़ाकर 1100 कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि नहीं करेंगे तो जन स्वराज की वजह से पूरे समाज में चर्चा हो गई कि बात तो ठीक है, 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, इसको 1100 2000 होना चाहिए। तो लोकतंत्र की ये ताकत है, जितने ज्यादा राजनीतिक प्लेयर, जितने ज्यादा दल ईमानदारी से समाज की बात उठाएंगे उतनी व्यवस्था बेहतर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।